हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक वांग जी की फैमिली से हाइड थी। हाँ, वांग जी की फैमिली को अभी तक कुछ भी नहीं पता था और ये डिसीजन वांग जी का ही था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स को एक पल के लिए इस बात पे डाउट तो हुआ था, लेकिन वांग जी ने उनको बताया था कि फ़िलहाल के लिए वो इस चीज़ को हाइड रखना चाहता है। जब वो उसके पेरेंट्स को वो खुद समझाएगा और इस बात से कन्विंस करेगा कि विंग उसके लिए परफेक्ट है, मतलब आने वाले फ्यूचर में, और वो खुद जब उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो इस शादी को भी रिवील करेगा और वो लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे विंग के पेरेंट्स को अब अभी तक उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि विंग के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे कि एक फोर्स मैरिज है जो कि दोनों को ही ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, लेकिन उन दोनों की नज़रों में ये दोनों ही बेस्ट कपल थे, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। हाँ, यहाँ पे विंग के पेरेंट्स ने विंग और लैन वंगजी दोनों को ही उनके घर के लिए भेज दिया था। हालांकि उन्हें नया घर दे दिया गया था, लेकिन फिर भी लैन वंगजी ने बोला था कि वो अपने ही घर में रहना चाहता है, इसलिए वो लैन वंगजी के ही घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में आते हुए विंग ने लैन वंगजी से बोला कि क्या वो रास्ते में ही डिनर कर सकते हैं या फिर घर जाके उन्हें बनाना होगा। लेकिन आज लैन वंगजी भी थका हुआ था, तो उसने आज के लिए बाहर खाना अलाउ किया। वो दोनों ही वेडिंग मेन्यू से आ चुके थे जल्दी, जिसकी वजह से वहाँ डिनर करके ना आए। और विंग के पेरेंट्स भी समझते थे कि एक मैरिड कपल जो अभी अभी शादी किया हुआ है तो उन्हें भी कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए, इसलिए उन्होंने भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि उन्हें डिनर उन्हीं के साथ करना चाहिए। उनके साथ डिनर करने के लिए तो लाइफ पड़ी हुई है, आज उनका स्पेशल डे है, तो वो लोग अपना अकेले इंजॉय करें तो ये बेटर रहेगा। वो दोनों ही रास्ते में उतरते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ से जल्दी से निकल भी जाते हैं। विंग की इच्छा इस वक्त ये थी कि लैन वंगजी उसको छोड़ दे और अकेले वो कहीं भी घूमते चले जाए। लैन वंगजी और विंग फाइनली घर पहुंच चुके थे, लेकिन विंग अपने रूम में जाता इससे पहले ही लैन वंगजी उसको लिविंग एरिया में बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था। यहाँ पे सबसे पहली बात लैन वंगजी ने उनको बोली थी कि ठीक है, जैसे कि हम इस शादी को सीक्रेट रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस के कुछ लोग जानते हैं जो कि तुम्हारे पेरेंट्स के ट्रस्टवर्दी पर्सन्स हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, हो सकता है कि वो किसी को बता दे या ना भी बताएं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप में एहतियात बरतना होगा। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं इस रिंग को कंटिन्यू नहीं पहन सकता हूँ, लेकिन जैसे कि बात है तुम्हारे पेरेंट्स की, तो मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे अपने पास तो रखूँगा, लेकिन अपने फिंगर में नहीं पहनूंगा। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है, ये बात कोई डिस्कस करने वाली तो नहीं थी ना। तो यहाँ पे लैन वंगजी आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स डिस्कस करने वाली तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। इसलिए अगर तुमसे कभी तुम्हारे पेरेंट्स पूछे कि क्या तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैंने इस ड्रिंक को निकाल के रखा है, तो इस वक्त तुम उन्हें आंसर दोगे कि मैंने इस ड्रिंक को इसलिए नहीं निकाला है कि हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, बल्कि इसलिए निकाला है क्योंकि मैं एक्सेसरीज पहनना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये वेडिंग रिंग थी, इसलिए मैं इसे गले में ले रहा हूँ चैन के साथ। ये बात तुम उन्हें बताओगे ताकि हम दोनों के स्टेटमेंट्स चेंज ना हो। इसके अलावा हम लोग कॉलेज एक साथ भले ही ना जाएं, लेकिन हम लोग ऑफिस एक साथ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही काम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ऑफिस से भी हम दोनों साथ में ही निकलेंगे अगर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ाई को लेके मैं बिल्कुल भी छूट नहीं दूंगा। और अगर तुमने पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं किया तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारे कार्ड्स कभी तुम्हें नहीं मिलेंगे। और एक और बात, लास्ट बात है, जो कार्ड तुम्हें दिया गया है वो एक लिमिटेड कार्ड है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उस अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि तुम डेली उस लिमिट के चलते ही पैसे को खर्च करोगे। इस एक महीने के लिए उसमें पैसे रख दिए गए हैं, लेकिन अगले महीने से तुम्हें जो कंपनी से सैलरी मिलेगी वही तुम्हारे अकाउंट में रहेगी। उसके अलावा तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा जो कि तुम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को अपने आप से ही सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मतलब के खर्चों के लिए कंपनी तुम्हें पैसा नहीं देगी। लैन वंगजी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे कि सच में वो कंपनी का बॉस बन चुका हो, और विंग को ये चीज़ें इरिटेट कर रही थी। उसने लैन वंगजी को भले ही डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये ज़रूर बोल दिया था कि तुम बस 1 साल के लिए वहाँ पे बॉस हो, तो अपनी बॉस गिरी यहाँ पे मत झाड़ो। तो यहाँ पे लैन वंगजी उसको आंसर करते हुए बोलता है,
मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी का बॉस सिर्फ 1 साल के लिए रहूँ, ताकि अगले साल तुम इसे संभालो। अगर मेरी बातें क्लियर हो चुकी हों तो हम दोनों सोने के लिए जा सकते हैं। और एक और बात, तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारे रूम में कल बहुत गंदगी थी और तुम ऐसे ही सो चुके थे वहाँ पे। तो आज पहले अपने रूम में जाओ और उसको अच्छे से क्लीन करो और तब जाके सोना। ऐसा कहने के बाद लैनवांग जी वहाँ से जाने ही वाला था कि विंग उसको बोलता है, प्लीज़ एटलीस्ट आज नहीं, मैं कल सुबह उठ के उसको क्लीन कर दूंगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम उस गंदगी में रह भी कैसे सकते हो? इतने टाइम से हमने वहाँ पे डस्टिंग नहीं की थी, कोई साफ़ सफाई नहीं की थी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वहाँ पे डस्ट होगा, बहुत धूल होगी। तुम ऐसे ही कैसे सो सकते हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, वो मेरा मैटर है, मैं देख लूँगा। और रही सफाई की बात, कल संडे है तो मैं कल उसकी सफाई कर लूँगा। अभी के लिए प्लीज़ उससे जैसा है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे लैनवांग जी एज यू विश बोल के वहाँ से जा चुका था और विंग भी अपने कमरे में आ चुका था। विंग जैसे ही रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि सच में उसने कल इस रूम को अच्छे से देखा ही नहीं था। बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो आया और बस सो गया। लेकिन सच में आज उसने उस रूम को अच्छे से देखा। सबसे पहले तो वो रूम के साइज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। इतना छोटा रूम, इसमें एक बेड लगा हुआ था, वॉल पे अटैच एक कबर्ड था, कबर्ड के डोर पे ही एक मिरर था, उस कबर्ड के 1 आध फुट की दूरी पे ही बाथरूम का दरवाज़ा स्टार्ट हो जाता था। और इस कमरे में अब जो जगह बची थी ना, वो इतनी नहीं थी कि आराम से यहाँ पे एक और बेड आ सके। मतलब जो बेड है वो है, उसके अलावा और एक बेड वहाँ पे नहीं आ सकता था। अगर रूम के दरवाज़ा थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो वो बेड को टच कर रहा होता। इतना छोटा रूम, मैं यहाँ पे रह भी कैसे सकता हूँ? ये कमरे को ऑब्जर्व करने में विंग को पूरा 360 डिग्री घूमना भी नहीं पड़ा। बस कुछ ही सेकंड्स में उसने ऑब्जर्व कर लिया था। और साथ ही साथ बेड के किनारे पे थोड़ा दूरी पे एक टेबल था, उसमें कुछ बुक्स थी, वहाँ पे एक चेयर थी। मतलब यहाँ पे ये स्टडी प्लेस था जहाँ पे आप स्टडी करोगे। विंग ये सोच सोच के परेशान था कि वो ऐसे घर में रहते आया है जहाँ पे कमरा नहीं, अगर इनका पूरा घर एक साथ मिला दिया जाए ना तो वो शायद एक कमरा बने। विंग ने ऊपर ऊपर ही थोड़ी बहुत सफाई तो कर ली थी, क्योंकि उसे यहाँ पे रहना है। और अपने दिमाग में ही वो एक चीज़ सोचने लगा था, क्या सच में वो इस जगह पे रहने के लिए एग्री हुआ है? क्या वो 1 साल पूरा यहाँ पे निकाल पाएगा? क्या उसकी बस की है? ये छोटा सा बेड, ये छोटा सा कवर्ड, ये छोटा सा रूम में ही अटैच स्टडी रूम। अगर दरवाज़ा थोड़ा और बड़ा होता तो शायद एक पार्टीशन बन जाती बेड और स्टडी रूम के बीच में, वो आराम से अलग रूम बन जाता। खैर जो भी है, 1 साल उसे यहाँ पे निकालना होगा। उसने ऊपर ऊपर ही थोड़ा बेडशीट को मतलब टटोला और थोड़ा सा बेड साफ किया जहाँ पे वो आराम से सो सकता है। उसके बाद वो डायरेक्टली वॉशरूम में गया, नाइट रूटीन्स के शावर लेके वो जैसे ही बाहर आया तो उसने कूद मारते हुए बेड पे कूद मारी। लेकिन वो बेड वैसा नहीं था जैसा उसके घर का था। सॉफ्ट मैट्रेस नहीं था उसमें इतना हार्ड मैट्रेस था कि विंग को एक पल के लिए लगा, ये कहाँ गिरा? मैं सच में बेड में गिरा था क्या मैं सच में बिस्तर पे आया था? या फिर इस बिस्तर में भी नीचे पत्थर भरे हुए हैं? विंग ने ब्लैंकेट हटा के देखा, उस जो नीचे गद्दा था ना वो इतना टाइट था, इतना हार्ड था कि उसको दबाने पे भी वो नहीं दब रहा था। विंग अपने मन में सोचता है, तो क्या आज सुबह जो मेरी बैक में पेन हो रहा था वो इसकी वजह से था? इसका इलाज तो मुझे ढूंढना होगा। ऐसा कह के वो फिलहाल के लिए बोलता है वो 1 आध दिन तो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसे एक सॉफ्ट मैट्रेस तो लाना होगा, वरना वो 1 साल इसमें तो नहीं गुजार सकता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कहते हुए वो सोच रहा था कि वो कल एक नई चीज़ ले आएगा, लेकिन फिर उसको याद आता है लैनवांग जी की कंडीशंस। क्या वो अलाउ करेगा? हाय राम, मुझे एक गद्दे के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए होगी। मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे तुरंत जाके उसकी परमिशन लेनी होगी ताकि कल सुबह सुबह मैं अपने लिए एक नया गद्दा ला सकूं। ऐसा कह के वो लैनवांग जी के रूम की तरफ बढ़ चुका था। लैनवांग जी का रूम ज़्यादा दूरी पे नहीं था, उसी के रूम के बगल में था। इस घर में सिर्फ 3 रूम्स थे, 3 बेडरूम थे, एक स्टोर रूम था, एक हॉल था,
एक किचन था और बाथरूम एक एक्स्ट्रा था और बाकी 3 रूम्स में उनके अटैच बाथरूम्स थे। इसके अलावा कोई प्लेस नहीं था। घर के बैक साइड पे एक छोटा सा गार्डन था और फ्रंट साइड पे एक आंगन की एरिया थी, जहाँ पे भी उसके पेरेंट्स ने जगह जगह प्लांट्स प्लेस किए हुए थे, मतलब पौधे लगाए हुए थे। कुछ फ्रूट्स के थे, कुछ ऐसे ही थे, कुछ शोपीस टाइप के थे और मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था बाहर का, अंदर का और बैक साइड का। बट विंग को अभी फ़िलहाल ये समझने में बहुत टाइम लगने वाला था। विंग को बस 1 मिनट लगा था अपने रूम से लैनवांग जी के रूम में जाने के लिए। विंग ने डोर को नॉक करता इससे पहले ही उसने महसूस किया कि डोर ओपन था, तो उसने बिना लैनवांग जी की परमिशन की ही रूम में एंटर करने का सोचा। जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो उसने पाया कि ये रूम भी सेम वैसा ही था जैसे कि उसका रूम है, मतलब एकदम छोटा सा रूम। लेकिन इसके आगे जो उसने व्यू देखा ना, वो देख के वो स्टन रह चुका था। विंग ने देखा कि लैनवांग जी शायद अभी अभी शावर लेके आया था। उसके वेट हेयर्स थे जिनमें से पानी टपक रहा था, और सिर्फ वेट हेयर्स ही नहीं थे, उसकी पूरी बॉडी वेट थी। लैनवांग जी ने अपने वेस्ट पे तो टॉवल रैप किया हुआ था, बट उसकी अपर बॉडी और नीचे से नीचे की साइड जो थी ना, मतलब लेग्स, वो कम्प्लीटली नेकेड थे। और लैनवांग जी को ऐसे देख के एक पल के लिए भी थोड़ा हैरान हुआ था। उसकी मिल्की वाइट स्किन में वो जो नीचे की तरफ बह रहा था ना पानी की बूंदें, वो सीन विंग को एकदम ऐसा फील करा रहा था जैसे कि वो इस वक्त सच में वहाँ पे जाना चाहता था और उन पानी की बूंदों को वो खुद से वाइप करना चाहता था। लेकिन उसने अपने आप पे कंट्रोल किया। नहीं, लैनवांग जी के साथ नहीं, ये डिजायर्स वो किसी और के साथ कंप्लीट करेगा, ऐसा अपने माइंड में उसने बोला था। बट अगले ही पल उसका डेविल माइंड एक्टिवेट हो चुका था और उसने एक नोटिस स्माइल हंसते हुए बोला, बट ये वो उसके साथ कर सकता है। ऐसा कहते हुए उसने बिना लैनवांग जी को नोटिस कराए ही अपने दबे पाँव से लैनवांग जी के पीछे आ चुका था। लैनवांग जी जो कि कुछ कर रहा था अपने फ़ोन में, और उसके फ़ोन का जो मतलब वायर वाला एयरफोन था ना, वो उसके कान में अभी भी था, जिसकी वजह से शायद वो विंग की आहट भी नहीं सुन पाया। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ महसूस किया था। उसने महसूस किया था कि किसी की फिंगर्स उसके बैक पे, उसकी पीठ पे वॉक कर रही थी, और वो कोई और नहीं, विंग ही था। उसने उसकी वेस्ट से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट उसके हाफ पीठ में वो पहुंच चुका था। एक पल के लिए लैनवांग जी को लगा ये क्या हुआ, वो क्या महसूस कर रहा है। उसकी तो मानो एकदम सांस रुक चुकी थी और विंग अपने नोटिस स्माइल के साथ ये आगे कंटिन्यू करते रहा। अब उसने वॉक करना बंद कर दिया था। अब उसने अपने फिंगर्स को हल्का हल्का सा उसके बैक पे टच करना स्टार्ट किया, और बस इतना ही होना था कि लैनवांग जी एकदम झटके से टर्न होता है, विंग को देखता और विंग से पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन लैनवांग जी का सेंटेंस कंप्लीट हो पाता और विंग इसका आंसर दे पाता इससे पहले ही लैनवांग जी ट्विस्ट होते टाइम उसका पैर मुड़ा था। उसने सहारे के लिए विंग को पकड़ा, विंग के शोल्डर्स को पकड़ा, बट अनलकीली वो दोनों ही एक साथ गिरे थे, और वो भी लैनवांग जी के बेड पे। लैनवांग जी को लगा था कि शायद अब वो ज़मीन पे गिरेगा और उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर दी थी। और विंग को लगा था कि सच में वो लोग ज़मीन पे गिरने वाले हैं, इसलिए लैनवांग जी के बैक हेड को कोई भी हर्ट ना हो, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ को लैनवांग जी के सर के पीछे रख दिया था। लैनवांग जी और विंग इतने फोर्सफुली वहाँ पे गिरे थे ना कि उन दोनों के बीच में अब कोई गैप नहीं था। हाँ, विंग और लैनवांग जी के फेस भी एकदम अटैच हो चुकी थी। नोज से टच थी, लिप्स से टच थी, चेस्ट से टच था, और बाकी पूरी बॉडी भी एक दूसरे से बिल्कुल टच थी, एकदम अटैच थी। लैनवांग जी को लगा था कि वो ऑलमोस्ट ज़मीन पे गिर ही चुका है, इसलिए उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। और विंग, जिसे लगा था कि वो ज़मीन पे गिरने वाले हैं, इसलिए शॉक्ड की वजह से उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी तरीके से खुली हुई थी। लेकिन शॉक्ड अब और भी ज़्यादा हो चुका था वो, जब उसने महसूस किया कि उसके लिप्स किसी सॉफ्ट चीज़ पे हैं
और वो सॉफ्ट चीज़ कुछ और नहीं, लैन वांगजी के लिप्स थे। थोड़ी देर के बाद लैन वांगजी ने भी जब अपने आप को एक नॉर्मल स्थिति में पाया तो उसने भी आंखें खोली। जैसे उसने आंखें खोली, अपने सामने उसने विंग की आंखें देखी, एकदम शॉक्ड एक्शंस के साथ। लैन वांगजी ने अपनी आंखों को ब्लिंक किया, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर खोला। स्लो मोशन में ऐसा 2-3 बार उसने किया और उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग जो कि एकटक अभी भी बस लैन वांगजी को देखे जा रहा था। लेकिन लैन वांगजी पता नहीं क्यों शायद मेल्ट हो चुका था, इसलिए उसने विंग को एक सॉफ्ट एक्शंस के साथ देखा और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विंग को भी मेल्ट कर चुकी थी और अपने आप ही उन दोनों के ही जो लिप्स थे ना वो मूव होने लगे थे। उन दोनों में से किसी ने भी अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लिया था। ये उनकी इच्छा थी या फिर ये एक डिजायर थी, वो नहीं जानते थे। बस ये एक रिदम में उन दोनों की ही लिप्स ने चलना स्टार्ट किया था। लगभग 2 मिनट तक एक सॉफ्ट किस के बाद यहाँ पे कोई लस्ट नहीं थी, कोई ओपन माउथ किसेस नहीं थी, टंग इन्वॉल्व नहीं थे, बस एकदम सॉफ्ट सा किस था जो वो दूसरे की लिप्स के साथ कर रहे थे। 2 मिनट के बाद विंग ने लैन वांगजी के लिप्स को छोड़ के उसके जॉ लाइन पे जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे भी एक सॉफ्ट किस किया, उसके नेक पे जाके वहाँ पे भी उसने एक सॉफ्ट किस किया। लैन वांगजी शायद इस सिचुएशन में थोड़ा मेल्ट होने लगा था। उसके हाथ खुद ब खुद विंग के बालों में जाने लगे थे और आंख बंद होने लगे थे। विंग शायद ऑटोमेटिकली चल रहा था या उसका माइंड अपने इस प्लान को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ सच में लैन वांगजी के वेस्ट में ना हल्के से सहलाना स्टार्ट कर चुके थे और कहीं ना कहीं अब उसका हाथ लैन वांगजी के टॉवल में जा चुका था। वो उसको अनरैप करना चाह रहा था। टॉवल के एक कॉर्नर पे, जो कि टॉवल मतलब एक कॉर्नर से अंदर रैप था ना, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। बट इससे पहले ही लैन वांगजी अपनी आंखों को खोलता है, विंग के हाथों में हाथ रखता है, उसे रोकता है और उसके बाद बोलता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? कहीं ना कहीं लैन वांगजी का ये इंटरप्शन विंग को भी उसके सेंस में ले आया था। इसके बाद जब विंग ने अपने आप को देखा तो उसकी बॉडी लैन वांगजी के ऊपर थी, हाथ लैन वांगजी के टॉवल के कॉर्नर पर था जो कि उसको अनरैप करने की कोशिश कर रही थी और उसके लिप्स वो लैन वांगजी के नेक पे थे और सेकंड हैंड उसका अभी भी लैन वांगजी के सर के नीचे था। इस तरीके से अपने आप को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। वो अपने आप से ही सोच रहा था, ये क्या कर रहा था मैं। उसने झटके से अपने आप को उठाया और लैन वांगजी को 2-3 बार सॉरी बोला और बोला कि उसने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया। बिना लैन वांगजी से कुछ भी बात किए वो यहाँ से जा चुका था। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, बस कुछ कदम ही हो चला था, उससे अपने चेस्ट के आगे हाथ रखा, अपने हार्ट साइड को बहुत जोर से दबाया, प्रेस किया। उसके बाद बोला, क्या कर रहा था मैं? आखिरकार जब भी मैं उसके करीब होता हूँ तो मेरे साथ ये क्या होता है? मैं उसके करीब और ज़्यादा जाने की कोशिश क्यों करता हूँ? नहीं, मुझे ये सब कुछ यहीं पे रोकना होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने ही चेस्ट पे एक बार पंच किया और उसके बाद अपने रूम में जाके बैठ गया। अपने बेड पे जाके बैठ चुका था और वो भी उस साइड जिस साइड से वो अपने आप को मिरर में देख सकता था। जैसे ही वो मिरर में अपने आप को देख रहा था, वैसे ही वो फील करता है कि मिरर से एक दूसरा विंग उसके ऊपर हंस रहा था। उसने अपने कदमों को मिरर की तरफ बढ़ाया, मिरर को टच किया और उसके बाद सोचा, ये क्या था? मैं तो नहीं हंस रहा था। तो यहाँ पे उसने ये सब कुछ अपने मन में सोचा था, लेकिन सामने वाला विंग उसको आंसर करता है, ऑफ कोर्स तुम नहीं हंस रहे थे, मैं तुम पे हंस रहा हूँ। तुम किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो? एक्सेप्ट कर लो विभूषण कि तुम भी एक गे हो। यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सामने वाला विंग आंसर करता है, हो और बिल्कुल हो। इस बात का रियलाइजेशन तुम्हें बहुत पहले हो चुका था, बट तुम इस चीज़ से भाग रहे थे। इस चीज़ से भागो मत, एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का एक बच्चा था। एक बच्चे को क्या ही पता होता है कि वो क्या है।
मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं एक स्ट्रेट हूँ और मैं हमेशा स्ट्रेट ही रहूँगा। और अगर तुम मेरे जैसे दिख रहे हो ना तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते होगे। तुम्हें पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि मैं गे नहीं हूँ। तो यहाँ पे सामने वाला विंग आंसर करता है, अच्छा अगर तुम गे नहीं हो, तुम स्ट्रेट हो, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो आज भी वो फोटो तुम्हारे कबर्ड पे क्या कर रही है जो कि तुमने तब खींची थी जब तुम 7 साल के थे। वो छोटा सा बच्चा आज भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्यों तुम अक्सर जब भी किसी स्पेशल वन से बात करना चाहते हो उसी फोटो को लेके बैठते हो? आखिरकार क्यों? अपने आप से पूछो विभूषण, आखिरकार क्यों? तो विंग उसको चिल्लाते हुए आंसर करता है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, बस तुम यहाँ से जाओ। मुझसे दोबारा इस तरीके से बात मत करना प्लीज़। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो और अब मैं तुम्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए विंग मिरर से टर्न हो जाता है, अपने कानों में अपने हाथ को रख लेता है, जैसे कि वो उस विंग की बात नहीं सुनना चाहता है जो कि मिरर के अंदर था। विंग चुपचाप जाता है अपने बेड पे और सो जाता है। दूसरी तरफ लैन वांग जी था, जो यहाँ पे विंग के चले जाने के बाद तक कुछ सेकंड तक उसी स्थिति में रहा और अपने हार्ट पे वो भी हाथ रखते हुए बोलता है, तुम मुझे कभी मरवा के ही मानोगे ना? लैन वांग जी इससे आगे कुछ नहीं बोलता। वो अपने ड्रॉर से एक फ़ोटो फ्रेम निकालता है, उस फोटो फ्रेम के ऊपर अपने हाथों के फिंगर्स को सहलाता है। उसके बाद बस एक सेंटेंस बोलता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। बस इतना ही बोलने के बाद वो वापस से उस फोटो फ्रेम को उस ड्रॉर में रख देता है और उस ड्रॉर को फिर से बंद कर देता है। उसने अपनी शर्ट पहन ली थी, नाइट ड्रेसेस पहन ली थी और अपने बेड में जाके वो भी सो चुका था। जब ये दोनों सो ही चुके हैं तो मैं कौन होती हूँ जागे रहने वाली? मुझे भी सो जाना चाहिए, तो इसलिए गुड नाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।